बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 302 मुलाहिज़ा फरमाएं। सद्दफ़ के पे दर पे हमलों ने चंद लम्हों में उसे अदमुआ कर दिया। उसकी कमर पहले शदीद जख्मी थी, वो देखते ही देखते ज़मीन पोस हो गया। उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस के मखसूस सायरन की आवाज़ उभरी। अगले लम्हे रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब किसी भारी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। फिर 4 गन बरदार पुलिस वाले रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और उन्होंने आते ही वहां मौजूद हर शख्स को हैंड्स अप कर दिया। उन चारों में एक ओहदे के लिहाज से सब इंस्पेक्टर था, बाकी 3 कांस्टेबल रैंक के थे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था, जबकि बाकी 3 पुलिस एहलकारों ने कलाशनकोव्स उठा रखी थी। वो किसी इत्तफाक से इधर नहीं आ निकले थे, बल्कि उन्हें बाकायदा फोन करके रेस्टोरेंट में पेश आने वाले हालात से आगाह किया गया था, और ये हरकत रेस्टोरेंट के मैनेजर के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। पुलिस की आमद के बाद ही वही बढ़ चढ़कर बोलने लगा। हमारी मसरूफियत के दौरान में उसे पुलिस को बुलाने का मौका मिल गया था। पुलिस वालों ने जाए फसाद का तफसीली जायजा लिया और रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत हम सब को पुलिस स्टेशन चलने के अहकाम सादर कर दिए। मैंने सब इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, ऑफिसर, रेस्टोरेंट का मैनेजर इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, आप इससे पूछ सकते हैं, हम कसूरवार नहीं। इन्हीं बदमाशों ने हमें हाथ उठाने पर मजबूर किया था। कौन बदमाश है और कौन शरीफ, इसका फैसला तो थाने चलकर ही किया जाएगा। एएसआई ने सख्त लहजे में कहा, हम मैनेजर को भी तुम लोगों के साथ लेकर जा रहे हैं, जो भी बयान देना है वहीं चल कर देना। सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सिकंदर है, मैं लाला बशीर का बेटा हूँ। हमें थाने ले जाना आपको महंगा पड़ेगा। मेरे ये तीनों साथी भी मामूली नहीं है। बाबर मारूफ सनतकार फुरकान खान का बेटा है। तौसीफ के बाप मुजीब राठौर को कौन नहीं जानता, ये सियासत के मैदान के एक जाना पहचाना नाम है। और सलीम के वालिद एक थाने में SHO हैं। मलिक बरकत अली का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो एक लम्हे को रुककर बड़े तंदिया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको थाने ले जाने का ज्यादा ही शौक है तो इन तीनों को ले जाएं। फिर उसने बेहोश पड़े अपने साथियों की जानिब इशारा किया, नुकसान हमारा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी को कुछ हो गया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सिकंदर बड़े वाज़े अल्फाज में सब इंस्पेक्टर को धमका रहा था और मैंने देखा ASI उसकी दोस्त में आ चुका था। वो बहुत फिक्रमंद नजर आने लगा। इस वक्त वो तमाम कानून को फरामोश करके साहिब रसूख अफराद से मरूब नजर आता था। उसने हमारी जानिब इशारा करते हुए कांस्टेबल को हुक्म दिया, ओए, इन तीनों को पकड़कर मोबाइल में डालो और मैनेजर को भी उठा लो। हम इतनी खुली गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। मैंने अफीसर से कहा, ये तो सरासर ज्यादती है, आप कानून के मुहाफिज हैं। अगर आप भी कानून शिकनी करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ओए, तुम मुझे कानून सिखाओगे? सब इंस्पेक्टर ने आंखें निकालते हुए कहा, ये मुल्क चल रहा है और बहुत खूबसूरती से चल रहा है, तुम्हारे मशवरों की हमें जरूरत नहीं। ये मुल्क चल नहीं रहा, जल रहा है, मैंने जहरीले लहजे में कहा। और इसको जलाने वाले तुम्हारे ही जैसे कानून शिकन है, जो ताकतवर अफराद से मरूब होकर मुजरिमों और जराइम की पर्दापोशी करते हैं। सब इंस्पेक्टर बेयकीनी से मुझे तकने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके सामने ऐसी जबान तराजी भी कर सकता है। उसने मुझे खा जाने वाली नजर से घूरा और सुलगते हुए लहजे में बोला, लगता है तुम्हारा कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा। बहुत पड़ा है, मैंने जवाब दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक की पुलिस को मैं भुगत चुका हूँ, मगर यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। वो तंजिया अंदाज में हंसा, यही बाबा आदम तुम्हें थाने लेकर जाएगा और कानून से गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाएगा। थाने जाना है तो सब जाएंगे, मैंने 2 ठोक अल्फाज में कहा। तुम इन अमीर और वजीर ज़ादों से खुसूसी बर्ताव नहीं कर सकते। मेरा लहजा खुद बखुद तुर्श हो गया। मैंने नाजिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लाला बशीर के सपूत सिकंदर ने मेरी साथी से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी हिफाजत में किया है। इस वाक़े के यहाँ कई गवाह हैं। पुलिस की आमद के बाद वहाँ मौजूद अफराद को निकलने का मौका नहीं मिला था। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप यहाँ मौजूद अफराद का बयान ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के मैनेजर का बयान भी हमारे हक में जाएगा। मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर ठोस लहजे में कहा, ऑफिसर, आप मेरी साथी नादिया को कोई मामूली लड़की ना समझे। ये खादर ड्यूटी DSP की बेटी है। सब इंस्पेक्टर ने चौंक कर मुझे देखा, DSP? हाँ, DSP ट्रैफिक औरंगजेब खान, नादिया ने फखरिया अंदाज में बताया। नादिया के जुमले ने सब इंस्पेक्टर का चेहरा मुतगय्यर कर दिया। वो बेचारा अचानक पाटन के में आ गया। अगर वो DSP की बेटी या उसके साथियों के खिलाफ कोई कदम उठाता तो ये आ बैल मुझे मार वाली बात होती। दूसरी तरफ वो सिकंदर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इस सूरत में कि ज्यादा नुकसान भी सिकंदर और उसके साथियों को ही पहुंचा था। मौके पर सब इंस्पेक्टर ने एक चाल चली और वहां मौजूद अफराद से मुखातिब होते हुए बोला, आप लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं? वो सब हमारी हिमायत में बोलने लगे। जब वो अपना गुबार निकाल चुके तो सब इंस्पेक्टर ने उनके नाम पते नोट किए और तहमकाना अंदाज में कहा, अब आप लोग जा सकते हैं और किसी मरहले पर आपकी जरूरत पड़ी तो बुला लिया जाएगा। मैं दोनों पार्टियों को अपने साथ थाने ले जाऊंगा, इनके बयानात वहीं चल कर होंगे। आम शहरी में पुलिस का तस्वुर यही है कि वो आवाम को ख्वाह मुख्वाह परेशान करती रहती है और बेकसूर को घेर घार कर उल्टे सीधे केस में उलझा देती है। इस वक्त पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर उन्हें बड़ी नरमी और शराफत से जाने की इजाजत दे रहा था।
उन्होंने इसे मौके गनीमत जाना और खामोशी से खिसक लिए। इसी दौरान में सब इंस्पेक्टर के साथ ही कांस्टेबल ने अपना काम जारी रखते हुए हिला जुलाकर बाबर, तौसीफ और सलीम को होश दिला दिया। दुबले पतले दराज कामत तौसीफ के पिस्टल को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मारूफ सियासतदान मुजीब राठौड़ के बिगड़े हुए इस बेटे को अच्छा खासा सबक मिल चुका था। वो बड़ी कीना तो नजरों से सद्दफ को घूर रहा था। बाबर और सलीम के चेहरों से भी हमारे लिए बेपनाह नफरत झलक रही थी। उन्होंने अपने इस हशर के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर मुझे और सिकंदर को एक तरफ ले गया और नहायत ही राजदाराना लहजे में बोला, आप लोग एक दूसरे का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थाने पहुंचते ही दोनों पार्टियों के लवाहिकीन की तरफ से टेलीफोन का तांता बंध जाएगा। हासिल वसूल कुछ नहीं, ये बात तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए बेहतर यही है कि आपस में सुलह कर लो। मैनेजर को मुतमईन करने के लिए मैं तुम सबको मोबाइल में बिठाकर अपने साथ ले जाता हूँ। इस तरह कानूनी कार्रवाई भी अमल में आ जाएगी। थाने पहुंचने तक तुम लोग कोई फैसला कर लो। राजीनामा तो मैं किसी सूरत नहीं करूंगा, सिकंदर ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मेरा और मेरे साथियों का बहुत नुकसान हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैंने सिकंदर की जानिब देखते हुए कहा, तुमने मेरी साथी नादिया की न सिर्फ इंसल्ट की है बल्कि उसे दर्जन भर अफराद के सामने तमाशा भी बनाया है। इस कारनामे पर तुम्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की थोड़ी बहुत मुरम्मत तो कोई हैसियत नहीं रखती, तुम इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हो। मगर मैंने जुमला अधूरा छोड़कर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, इसके बावजूद भी मैं राजीनामे के लिए तैयार हूँ। मैं ख्वामुखा वक्त जाया करने के हक में नहीं था। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो। वो नफरत अमेज नजर से मुझे घूरते हुए बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लाला बशीर का बेटा हूँ, MPA लाला बशीर का। मैंने उसे मजीद सुलगाने के लिए कहा, क्या ही अच्छा होता अगर तुम्हारे पास अपनी कोई शिनाख्त होती। मैं मानता हूँ तुम्हारा बाप MPA होगा, मगर तुम क्या हो ये हकीकत मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैंने तो अभी अभी तुमसे दो हाथ किए हैं। वो मुझसे बुरी तरह दुर्गत बनवाए बैठा था। इन तंजिया अल्फाज ने नमक पाशी का काम किया। वो तड़प कर बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, रुस्तम खान के पुत्र और तुम्हारी साथी को भी। उसे सद्दफ की जानिब इशारा किया, फिर नादिया की तरफ देखते हुए कमीने पन से हंसा, तुम कब तक मुझसे बचोगी। बात खत्म करते उसने नादिया के लिए चंद नादेबा अल्फाज अदा किए। वो पुलिस को खातर ही में नहीं ला रहा था। सद्दफ उछलकर आगे बढ़ी, लेकिन वो हमले के इरादे से नहीं बढ़ी थी। सिकंदर यही समझा कि वो उस पर वार करने वाली है। उससे हमकर एक कदम पीछे हट गया। अब अगर तुमने कोई बकवास की तो सद्दफ ने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, सद्दफ बस आज के लिए इतना काफी है। एक सब इंस्पेक्टर के सामने लाला बशीर का साहबजादा तुमसे दुर्गत बनवाता अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी रही तो फिर सामना होगा, और जब सामना होगा तो तुम रहे से अरमान भी निकाल लेना। सिकंदर ने अपनी रुसवाई होते देखी तो किसियानी बिल्ली के मानद खंबा नोचने लगा। वो सब इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए झुंझलाहट अमेज अंदाज में कहने लगा, इन दोनों को ले जाकर थाने में बंद कर दें। उसका इशारा सद्दफ और मेरी जानिब था। इन्हीं की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। पता नहीं नादिया ने ये मुसीबतें कहां से उठा ली हैं। सद्दफ ने तफरीह लेते हुए कहा, मैं नादिया की सगी कजन हूँ। सद्दफ ने तफरीह लेते हुए कहा, मैं नादिया की सगी कजन हूँ। फिर उसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, ये वैदान है, मेरा क्लास फैलो, हम कराची से आए हैं। इतने आम लोगों को मुसीबतें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बात के इख्तिताम पर सद्दफ का लहजा बड़ा जहरीला हो गया था। जज्बात भरे मुकालमात के दौरान में वो एक संगीन गलती कर बैठी थी। उसने मुझे वजदान के तौर पर पेश किया था। वो तो गनीमत था, वहाँ वजदान यानी मेरा कोई शनासा नहीं था, वरना कोई नई उफ्तार टूट पड़ती। मैंने सद्दफ की इस हिमायत पर अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ज़बान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकले हुए तीर वापस नहीं आ सकते। सद्दफ के तंज के जवाब में सिकंदर भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा। नतीजा सब इंस्पेक्टर हमें थाने ले जाने पर मजबूर हो गया। वो बेचारा हमारे दरमियान सैंडविच बनकर रह गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए यही मुनासिब समझा कि दोनों पार्टियों को अपने थाना इंचार्ज के रूबरू पहुंचा दिया जाए। तब इतना हुआ कि हम लोग पुलिस की मोबाइल की बजाय अपनी अपनी गाड़ियों में वहां से रवाना हुए। सिकंदर और उसके तीनों साथियों के पास एक नए मॉडल की खुली जीप थी, जिसे मोटे पाइप्स और रंगीन लाइट्स की मदद से डेकोरेट किया गया था। एक कलाशिनकोव बरदार कांस्टेबल दोनों गाड़ियों में सवार हो गया। मैं नीली शेराड की अकबी निशिस्त पर पहुंचा तो डार्लिंग उछलकर मेरी गोद में चढ़ गई। मैं रेस्टोरेंट में जाते हुए अपना सफरी बैग और डार्लिंग को गाड़ी में छोड़ गया था। गनबरदार कांस्टेबल अकबी निशिस्त पर मेरे साथ ही बैठा था। डार्लिंग से दिलदारी को जी मचल गया, लेकिन कांस्टेबल की मौजूदगी में खामोश रहना ज्यादा बेहतर था। लिहाजा मैं विंड स्क्रीन के पार देखते हुए डार्लिंग की पुश्त को सहलाने लगा। थाने में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसका खास तौर पर जिक्र किया जाए। कारियाइन बाखूबी वाकिफ हैं कि जब बाइख्तियार और बाइख्तिदार अफराद की औलादें उनके हत्थे चढ़ती हैं तो वो उनसे किस तरह पीछा छुड़ाते हैं। दोनों जानिब से सोर्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ और शाम 6 बजे हमें 15 मिनट के वक्फे से ये के बाद दीगरे थाने से रुखसत कर दिया गया। वापसी में DSP बस अदी सिरार मुझे अपने साथ ले आया। रात का खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बेटी और बांजी की बहुत मदद की है। नादिया ने कहा, डैडी वो लोग हमसे 15 मिनट पहले निकले हैं, रास्ते में हमें घेरने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इस बात की इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं, सद्दफ ने कहा। बिलफर्दे महाल अगर उन्होंने ऐसी गलती भी की तो उसका खुमियादा भी भुगतेंगे। DSP ठहरे हुए लहजे में बोला, बेटी तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं।
अगर तुमने पहले ही से मुझे उस लफंगे के बारे में बता दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। अब तो मैं लाला बशीर की इस गंदे खून को ऐसा फिट करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद करेगा और भूलकर भी तुम्हारी तरफ देखने की गलती नहीं करेगा। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जक नहीं मारी, मेरे मुलाजिम की बुलंदी भी कुछ कम नहीं। मैं नहीं जानता सद्दफ ने अपने मामू को मेरे बारे में क्या बता रखा था। उसने औरंगजेब खान ही की मदद से मेरा सुराग लगाया था, इसलिए तो मुमकिन नहीं था कुछ भी ना बताया हो। मैं इसी शशोपंज में था कि अगर डीएसपी ने बराह रास्त मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी तो मैं किस हैसियत में उससे बातचीत करूंगा, वजदान या वजी। डीएसपी औरंगजेब एक गाग पुलिस वाला था, वो सवाल करके मेरा नाटका बंद कर देता। शायद डीएसपी ने गैर महसूस अंदाज में मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे या कोई और बात थी कि उसने मेरा ही मौजू छेड़ा। अपनी भांजी सद्दफ से मुखातिब होते हुए पूछने लगा, सद्दफ, मिस्टर वजी तक पहुंचने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। सद्दफ ने यह अक्लमंदी दिखाई थी कि मुझे वजी के तौर पर अपने मामू से मुतारफ कराया था। वो बोली, नहीं मामू जान, हम सीधे इसके होटल पहुंचे थे जहां वजी से मुलाकात होगी और इसे हार मानना पड़ी, यानी इसने तस्लीम कर लिया कि मैं अपनी धुन की पक्की हूँ। ये गोलमोल जवाब था। सद्दफ खासी मौका शनास और बातदबीर साबित हो रही थी। मिस्टर वजी, मेरी भांजी बहुत जिद्दी है, डीएसपी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। इससे कोई नहीं जीत सकता। इसने यहाँ पहुंचते ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम इसके क्लास फैले हो। इत्तफाक से तुम दोनों एक ही फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हो, लेकिन सद्दफ को तंग करने के लिए तस्लीम करने को तैयार नहीं कि तुम मिस्टर वजी हो। ये अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पीछे पड़ गई, फिर मेरी मदद से इसने तुम्हारा खोज लगा लिया। एक लम्हे को रुककर उसने संजीदगी से पूछा, तुम होटल में क्यों ठहरे हो? क्या लाहौर में तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार या दोस्त नहीं है? सद्दफ ने बड़ी ज़ानत और चालाकी से अपने मामू को मेरे बारे में एक फर्दी कहानी सुनाई थी ताकि उसके जज्बे तजस्सुस की तस्कीन भी हो जाए और मेरा भेद भी ना खुलने पाए। वो एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के सामने मेरी तरफदारी क्यों कर रही थी, इस बात ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। उसने मेरा पर्दा रखने के लिए अपने मामू से गलत बयानी की थी। मैंने सोचा मौका मिलते ही मैं सद्दफ से इस बारे में इस्तफसार करूंगा। अलबत्ता ये बात वादे थी कि उसने अपनी कज़न नादिया को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। नादिया जयपुर के हवाले से मुझसे गुफ्तगू कर चुकी थी और मुतअद्दिद बार उसने मुझे वजदान कहकर मुखातिब किया था। ये ख्यालात बिजली की सी सूरत से मेरे ज़हन से गुजरे और मैंने डीएसपी औरंगजेब के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं उस होटल में अपने एक पुराने शनासा से मिलने गया था। उसके रिश्तेदार कराची में रहते हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ पैगामात और ताइफ भेजे थे, वो उस तक पहुंचाना जरूरी थे। मुझे ये झूठ बोलते हुए निदामत का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा बाद में किसी मुनासिब मौके पर मैं डीएसपी के सामने इसकी वजाहत पेश कर दूंगा। उसने पूछा, लाहौर में कितने दिन का क़याम है और कहाँ ठहरोगे? यहाँ गुलबर्ग में मेरे एक दोस्त रहते हैं। मैंने फौरी तौर पर जान छुड़ाने के लिए फरीद पाशा का हवाला दे दिया। वो दर हकीकत मेरे वालिद के दोस्त हैं और एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। आपने शायद उनका नाम सुना होगा। फिर मैंने फरीद पाशा का नाम दे दिया। डीएसपी ने कहा, सॉरी मिस्टर वजी, मुझे फिल्म और फिल्म वालों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं, इसलिए प्रोड्यूसर फरीद पाशा के बारे में नहीं जानता। मैंने कहा, मैं फरीद पाशा के पास हफ्ता भर ठहरूंगा, मुझे फिल्म की शूटिंग देखने का बहुत शौक है। फिर फरीद पाशा का ताल्लुक एक जमींदार घराने से है, मैं उसके गाँव जाकर देहाती जिंदगी का मुशाहिदा करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, लाहौर में तुम्हें कोई मसला हो या कभी मेरी मदद की जरूरत पेश आए तो किसी किस्म का तकल्लुफ का मुताहरा ना करना। मैंने कहा, ठीक है जनाब, अगर ऐसा मौका आया तो आपको जरूर इतला दूंगा। भैया, आज तुम दोनों ने इन बच्चियों की मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने कहा, मैं तुम्हारी सलूक को हमेशा याद रखूंगा। मैंने कहा, जनाब, मैंने इनकी क्या मदद की है? ये सारा क्रेडिट तो सद्दफ को जाता है। इसने जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स का ऐसा मुजाहरा किया कि मैं दंग रह गया। मुझे नहीं मालूम ये इतनी बड़ी मार्शल आर्टिस्ट होगी। मैंने बात के इख्तिताम पर हकीकी हैरत से सद्दफ की तरफ देखा। तुम इसके क्लास फेलो हो और तुम्हें इसकी सलाहियत की खबर नहीं? डीएसपी ने मुझसे पूछा। इसने कभी अपनी इस जंगी सलाहियत का जिक्र ही नहीं किया। मैंने अपनी कही हुई बात को निभाते हुए कहा, मैं क्या, क्लास में किसी और को भी ये बात मालूम नहीं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मुझे भी सिर्फ इतना पता है, सद्दफ ने कुछ जोडू कराटे और सेल्फ डिफेंस सीख रखा है। मैंने इसे अपनी आंखों से कभी अमली मुजाहरा करते हुए नहीं देखा और ना ही इसके कारनामों का जिक्र सुनने में आया है। आज ये पहला मौका है। इसी नोयत की गुफ्तगू करते हुए हम चाइना चौक के नजदीक वाक़े डीएसपी औरंगजेब की कोठी पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डीएसपी ने कहा, वो मुझसे मुखातिब था, मुझे चंद जरूरी काम निपटाना है, इसलिए 2-3 घंटों के लिए जाऊंगा। इंशाल्लाह डिनर पर मुलाकात होगी। फिर वो सद्दफ और नादिया की तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों की किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं लाला बशीर के बेटे सिकंदर के सिलसिले में कोई मुनासिब बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। जब तक सांप का जहर ना निकाल लिया जाए, उसकी तरफ से डसने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। मैं पहली फुर्सत में उस मूजी के दांत तोड़ देना चाहता हूँ। डीएसपी रुखसत हो गया तो मौका मिलते ही मैंने सद्दफ को घेर लिया। इस घर में डीएसपी औरंगजेब खान, उसकी बीवी शाइस्ता बेगम, नादिया, नादिया की नानी जोरा, उसके अलावा मुलाजमीन थे। जोरा बेगम 17 से मुतजावज थी। जोरा बेगम को इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वो ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा थी और इस किस्म की खबरों से उन्हें दूर रखा जाता था। शाइस्ता बेगम अपनी बेटी नादिया के साथ बातें करने लगी। चुनाचे मुझे तन्हाई में सद्दफ से बात करने का मौका मिल गया था।
तुमने वो क्या हमाकत की थी? मैंने बरहमी से कहा। वो चौंक कर बोली, कौन सी हमाकत? एक पुलिस अफसर, सब इंस्पेक्टर और लाला बशीर के तलंगे के सामने मेरा तारुफ करवाने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे वजदान की हैसियत से मुतारफ करवा डाला। वो जल्दी से बोली, मैं जोश में आ गई थी। सच कहते हैं जोश में होश नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या हो सकता है? बहरहाल सॉरी। किस किस बात की सॉरी करोगी? मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। क्यों, क्या कोई और गलती भी होगी? तुमने डीएसपी साहब को मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी कहानी सुना डाली? मुझे अपना क्लास फेलो बताकर तुमने मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मैंने कहा, अपनों से झूठ और गैरों से सच बोलना कहाँ का दस्तूर है? तुम्हें दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं मालूम? वो बड़ी रसान से बोली, अगर मैं मामू को तुम्हारी हिस्ट्री सुनाने के बाद अपना आजम जाहिर करती तो वो कभी भी मुझे इसकी इजाजत ना देते, बल्कि उल्टा हाथ धोकर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते। तुम जानते वो पुलिस वाले हैं, और तुम जैसी हंगामा खेज और वलवला अंगेज शख्सियत उनके लिए गहरी दिलचस्पी का बायस होती। तुम्हें जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती, और जहाँ तक वजदान की हैसियत से तुम्हारे तारुफ की बात है तो मैं उसके लिए सॉरी कर चुकी हूँ। ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं। उसकी बातों में वजन था। वो दो टोक और जारियाना अंदाज में बात करती थी। ऐसी मुदल्लल बातों को रद्द नहीं किया जा सकता था। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए एक बोझल सांस खारिज की तो उसने वाशगाफ अल्फाज में कहा, वजदान, एक बात अपने ज़हन में नक्श कर लो, और वो ये कि मुझे दोस्त और दुश्मन की खूब पहचान है। गलती इंसान से होती है और वो किसी वक्त भी हो सकती है। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में मैंने अपना कोई ख्याल जाहिर करने की बजाय उससे पूछा। नादिया की बातों से मैंने महसूस किया है कि तुम उसे मेरे बारे में बड़ी तफसील से बता चुकी हो। अगर उसने अपने डैडी को मेरी असलियत से आगाह कर दिया तो तुम्हें अपने मामू के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, वो यकीन से बोली। नादिया मेरी कजन ही नहीं बल्कि एक राजदार गहरी दोस्त भी है। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करते हैं। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारे सिलसिले में एहतियात बरतेगी। बहरहाल मैं उसे खास तौर पर समझा भी दूंगी। मैंने डीएसपी की फैमिली को खासा आजाद ख्याल और मॉडर्न पाया। सदफ की बेबाकी में पहले ही मुशाहिदा कर चुका था। ये बेबाकी और आजाद ख्याली दर हकीकत एक एतमाद था जो उन लोगों को अपनी जात पर था। वो तालीम याफ्ता और साहिब हैसियत लोग थे। इल्म, दौलत और इख्तियार इंसान को बेपनाह एतमाद बख्शता है, और ये तीनों खूबियां इस फैमिली में मौजूद थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि सद्दफ के सामने वजदान और वजी का मसला उठाना फजूल है। अब तक का तजर्बा यही था कि उसने मेरी किसी वजाहत को मानकर नहीं दिया है। वैसे वो एक ऐसी लड़की थी जिस पर भरोसा करने में कोई कबाहत भी नहीं थी, लिहाजा मैंने उसे और उसकी सोच को उसके हाल पर छोड़ दिया। आगे जो होता मैं उसे भुगत भी लेता। मुझे खामोश पाकर उसने कहा, क्या सोच रहे हो? एकदम संजीदा क्यों हो गए? मैं संजीदगी से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे बारे में? कौन सी बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है? तुम्हारा मार्शल आर्ट्स और फाइट का अंदाज। ओह, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। ये कोई खास बात नहीं, तुम तो छुपी रुस्तम निकली हो। मैंने कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही अपने फन का मुजाहरा करती हो? वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, इसका मौका कभी कभार ही मिलता है। अब तो मैं इन फनून को भूलती जा रही हूँ। काफी अरसे से बाकायदा एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज ना करने पर ये आलम है। मैंने सराहने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। वो बोली, मैंने 8वीं क्लास में एक कराटे क्लब ज्वाइन किया था। इंटर्न्स तक ये शौक बड़े ज़ौक से जारी रहा। जूडो कराटे के साथ साथ मैंने जिम्नास्टिक भी सीखा, मगर मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद सब शौक एक तरफ रखे रह गए। मेडिकल में इतना स्टडी करना पड़ता है कि सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। शौक कैसे पूरे किए जाएं? और फिर मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स एक फुल टाइम जॉब है। इसे लूला लंगड़ा और पार्ट टाइम जारी रखने में मजा नहीं आता। मेरा ये शौक भी मुझसे छिन गया। बस कभी कभार हाथ पांव सीधा करने का मौका मिल जाता है। इस वक्त वो नहायत ही संजीदा गुफ्तगू कर रही थी। लगता ही नहीं था वो पहले वाली चुलबुली लड़की है। उसका सारा लाउबालीपन रुखसत हो चुका था। उसे ये भी जाहिर हुआ कि मार्शल आर्ट्स से उसे दिली लगाव था। मार्शल आर्ट्स ऐसी शय है, पूरी तवज्जो लगाओ, इन्वॉल्वमेंट मांगता है। ये शौकिया फनकारों के काबू में आने वाला जिन नहीं। सद्दफ अपनी पिस्ता कामती के बावजूद दूर मार अटैक करती थी। मैंने सद्दफ की चुटकी लेते हुए कहा, तुमने बताया था मेडिकल में तुम्हें जबरदस्ती धकेला गया और ये पढ़ाई में तुम्हारा कोई खास दिल नहीं लगता। तुम्हें खुद मालूम नहीं कि हर साल किस तरह पास हो जाती हो। मेडिकल में को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, इस सूरत में तो तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं होगी। तुम जी जान से मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस जारी रख सकती हो। सब कहने की बातें हैं। वो खला में देखते हुए बोली, मेडिकल में चाहे कितना ही कम क्यों ना पढ़ो, आगे पढ़ने के लिए इतना वक्त देना ही पड़ता है कि किसी और चूंचले की गुंजाइश निकालना मुमकिन नहीं रहती। बहरहाल उसने एक मरतबा फिर खालिस्तान अमरीकी अंदाज में कंधे उचकाए और खामोश हो गई। तुमने वुड ब्रेकिंग भी की है? हाँ की है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोली, वुड ब्रेकिंग के साथ साथ मैंने टाइल ब्रेकिंग भी की है। मगर तुमने ये अंदाजा किस बात से लगाया? मैंने कहा, तुमने जिस बेखौफी से कुर्सी को किक मारकर पिस्तौल बरदार तौसीफ की तरफ उछाला, मैं उस मंजर को भूल नहीं सकता। ये इत्माद काफी अरसे की कठिन मेहनत और रियादत से ही हासिल होता है। वो चलने में खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, मगर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल जुदागाना है। लगता है तुम कुंग फू में बहुत ऊपर तक गए हो। मैं तो कराटे में ब्लैक बेल्ट से आगे नहीं बढ़ सकी। ये भी बहुत है। मैंने कहा, एक डॉक्टर को शायद ही जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स की जरूरत पेश आती हो।
जब तुम तालीम मुकम्मल करने के बाद अपना क्लिनिक खोलोगी तो तुम्हें ये सब कुछ किस्सा पारीना लगेगा। वो मजबूत लहजे में बोली, मगर मैं इसे किस्सा माजी नहीं बनने दूंगी, बल्कि अपने फन को आगे बढ़ाऊंगी। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर धड़ल्ले से पूछा, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगे? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे लहजे में बुखलाहट थी। वो पूरी संजीदगी से बोली, तुम मुझे कुंग फू और योगा के गुर सिखा सकती हो। मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहती हूँ। मैं ना तो कोई गुरु हूँ और ना ही मुझे चेले चेलियां पालने का शौक है। मैंने रखा ही सिखा। एक को हाथ पांव चलाना सिखाया था। वो बातों ही बातों में आपो आप मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया और मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। वो तो हर वक्त मेरे ध्यान बराजमान रहती थी। मैंने मावर्तन ये बात कही है, वरना साहिल तो मेरे दिल पर कुंदा थी और मेरी रूह में किसी खुशबू के माने नफूज हो चुकी थी। मैं उसी की फजा में सांस लेता था। इस वक्त सद्दफ के सामने साहिल का जिक्र करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मेरी इस तरह अचानक खामोश हो जाने ने उस तजस्सुस की मारी को भड़का दिया। मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते बड़ी सनसनीखेज अंदाज में पूछने लगी, तो वो क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा। कुछ ना कुछ जरूर है वैदान, वो कुरीदने वाले अंदाज में बोली। शायद तुम अपने किसी शागिर्द के बारे में बताने जा रहे थे जो तुम्हें धोखा देकर चला गया या चली गई। उसने अपने तौर पर तजिया करके ये अंदाजा कायम कर लिया था, जो कि हकीकत से बहुत दूर था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं सद्दफ। फिर कैसी बात है? उसकी तशवीश जारी थी। मैंने कहा, दरअसल बात करते करते मुझे कुछ याद आ गया था, इसलिए मेरा जुमला अधूरा रह गया। तुम ख्वाह मुखा के नताइज अखज़ करके अपनी तवानाई जाया ना करो। फिर मैंने बात को घुमा दी और मजाक के रंग में आकर कहा, तुम्हें अपनी तवानाई की एक एक कैलोरी बचा कर रखना है। मेडिकल के फाइनल एग्जाम तुम्हारे सर पर मंडला रहे हैं। वो समझ गई कि मैं दानिस्ता उसे टाल रहा हूँ। उसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और खिलाफ आदत मौजूए गुफ्तगू बदल दिया और संजीदगी से बोली, तुमने अपने वालिद के जिस प्रोड्यूसर दोस्त का जिक्र किया है, उसकी कहानी में किस हद तक सच्चाई है? सद्दफ को मैंने अब तक एक जिद्दी और उलुल अज़म लड़की पाया था। वो अपनी हट से हटने वाली नहीं थी। उसने अगर मौजू बदला था तो उसका यही मतलब हो सकता था उसमें कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई हो रही थी, या फिर ये भी उसकी कोई चाल थी और वो मुझे किसी और जाविये से घेरना चाहती थी। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, फरीद पाशा वाकई एक फिल्म प्रोड्यूसर है और उसकी शानदार कोठी यहाँ गुलबर्ग में वाक़ई है और तुम उसके पास हफ्ता भर रहोगे। वो सवालिया अंदाज में बोली, स्टूडियो जाकर फिल्मों की शूटिंग देखोगे, अदाबाद उसके गांव जाकर देहाती जिंदगी का नजारा भी करोगे। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। फर्ज करो, वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, अगर यही दोनों शौक मुझे भी शिद्दत से हों तो तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकोगे? मैं फर्ज नहीं करता। मैंने कहा, ये मैथ नहीं है कि मैं एक्स वगैरह से काम चलाता रहूं। वो झट से बोली, चलो फर्ज ना करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ ये हकीकत है, अब बोलो। वो मेरा साया बनने पर तुली हुई थी। मैंने कहा, तुम मुझसे किस किस्म की मदद चाहती हो? मैं 8-10 दिन लाहौर में हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोली, एक आध दिन के लिए मुझे भी अपनी कंपनी दे दो, इसी बहाने मैं फिल्म स्टूडियो और देहाती जिंदगी को देख लूंगी। उसने जरा रुक कर बोलते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो मामू की फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री से कोई लगाओ दिलचस्पी नहीं और अपनी पेशा वराना जिंदगी से वो इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि मुझे गाँव देहात घुमाते फिरे। अभी तो मैं इत्तफाक से लाहौर आई हूँ, पता नहीं फिर कब घर से निकलना होगा। उसके बाद वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी बकौल तुम्हारे मेरे सर पर मेडिकल का फाइनल मंडला रहा है। अगर मैं उससे ये कहता कि तुम्हारे डीएसपी मामू के एक इशारे पर दर्जन भर अफराद तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं, तो बहस का एक नया दरवाजा खुल जाता और मैं खुले हुए दरवाजों को बंद करने के मूड में था। डिनर में चूंकि अच्छा खासा वक्त बाकी था, इसलिए मैं वक्त गुजारी के लिए सिर्फ सद्दफ से बातचीत कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसे खुद पर सवार कर लूं। सद्दफ के अज़ाइम कुछ इसी नोयत के दिखाई देते थे। मैंने कहा, देखो सद्दफ, मैं इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कर सकता। मैं पहले फरीद पाशा से पूछ लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। अच्छी बात है, वो मुफाहमाना अंदाज में बोली। फिर पूछा, फरीद पाशा की कोठी गुलबर्ग में किस तरफ है? मैं उसके तेवर बाप किया और कहा, कोठी का पता मालूम करने के बाद तुम वहाँ का फोन नंबर जानना चाहोगी, इसलिए। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर अपनी जेब में से एक तयशुदा कागज निकाला और उसे खोलकर बात जारी रखते हुए कहा, नोट कर लो दोनों चीजें। फरीद पाशा की कोठी का एड्रेस और फोन नंबर। वो एक मशहूर और मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर है, तुम पूछते पाछते भी वहां तक पहुंच सकती हो। वो इस कागज पर एक भरपूर गहरी नजर डालने के बाद बोली, इसकी जरूरत नहीं, तुम खुद फरीद पाशा से बात करके मुझे फोन नंबर बता देना। मैं तुम्हें मामू की कोठी का फोन नंबर सुबह ही लिखवा दिया था। मैं समझ गया वो कागज के मंदरियात को ज़ेन नक्श कर चुकी थी, सिर्फ मुझे मुतमईन करने के लिए बेइतनाई का मुजाहरा कर रही थी। मैं उसकी चालों को समझने लगा था। मैंने उसी के अंदाज में कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर नादिया भी वहीं चली आई और हमारे दरमियान रेस्टोरेंट में पेश आने वाले वाक़े पर तबादले ख्यालात होने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मैं एक दो फोन करना चाहता हूँ, क्या यहाँ से ये मुमकिन है? क्यों नहीं, नादिया जल्दी से बोली। फिर मुझे वो एक ऐसे कमरे में ले आई जो अपनी वज़े कते और सेटिंग के एतबार से बेडरूम नजर आ रहा था। उसके बेड साइड पर रखे हुए एक टेलीफोन की जानिब इशारा करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ बैठो और इत्मीनान से फोन करो, जरूरत महसूस करो तो बेडरूम का दरवाजा भी बंद कर लो, थैंक यू। मैंने शाइस्तगी से कहा, तुम जाते हुए खुद ही दरवाजा बंद कर दो, वरना तुम्हारी कजन को अचानक कुछ याद आ गया तो वो वजीर नंबर की बस पकड़कर वैदान नाम के स्टाफ पर आ जाएगी। वो बड़े दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराई और बोली,
सद्दफ करेदी है, एकदम पागल है, और तुम गुरेदी हो, एकदम मोहतात। फिर वो दरवाजा बंद करके बेडरूम से निकल गई। नादिया ने अभी जिस सानत और हादर दिमागी का सबूत दिया था, उसकी मिसाल बहुत कम देखने में आई थी। उसने उर्दू और इंग्लिश को बड़ी खूबसूरती से हम आहंग किया था। क्रेदी और ग्रेदी का इस्तेमाल मुझे लुत्फ दे गया था। नादिया की उम्र 22-23 साल से ज्यादा नहीं थी। उसका कद 5.5 फुट था। मौजू कामत और मुतनासिब बदन ने उसकी शख्सियत को निखार दिया था। उस पर बड़ी बड़ी आंखें उसे दिलकश और जाज़बे नजर बनाने के लिए हर वक्त चेहरे पर मौजूद थी। नादिया के दाएं गाल पर होंठों से थोड़ा ऊपर मसूर के बराबर गहरे भूरे रंग का एक तिल भी था। मैंने नादिया के बारे में सोचते हुए फरीद पाशा का नंबर डायल किया। इस वक्त रात के 8 बजने वाले थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो घर पर होगा। शोबिस के लोग सरे शाम घरों से निकल जाते हैं और रात गए तक उनकी वापसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ तो वो दूसरी सुबह ही वापस आते हैं। फिल्म स्टूडियो के ऐसी नगरी है जहाँ के दिन सोए और रातें जागती हैं। दूसरी घंटी पर फोन रिसीव कर लिया गया। मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद फरीद पाशा के बारे में इस्तफसार किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। दूसरी तरफ से फरीद पाशा मौजूद था। रस्मी अलैक सलैह के बाद उसने खुश दिली से कहा, यार तुम लोग कराची वाले बड़ा इंतजार करवाते हो। मिनाज ने सुबह फोन करके मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और अब तुम राब्ता कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी खातिर आज स्टूडियो भी नहीं गया, घर में जमा बैठा हूँ। मिनाज ने तुम्हारा गायबाना तारुफ कुछ इस अंदाज से कराया कि तुमसे मिलने और देखने को मैं बेचैन हो गया हूँ। और तुम इस वक्त कहाँ हो? फरीद पाशा के अंदाज और लबो लहजे में जिंदा दिली और दोस्तानापन पाया जाता था। मैंने कहा, पाशा साहब, इस इंतजार और खौफ के लिए मैं आपसे मादरत चाहूंगा। बस मैं पे दर पे ऐसे मसाइल में उलझता चला गया कि आपसे राब्ता करने का मौका ही नहीं मिल सका। इस मादरत वादरत की जरूरत नहीं यार, वो बड़ी मोहब्बत से बोला। तुम मिनाज के भेजे हुए हो, इसलिए हमारी आंखों के तारे हो। सारे मसाइल को लेटो और अपने साथ लेकर फौरन मेरे पास चले आओ। मैं इन मसाइल को खुद हल कर लूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो कुछ सोचते हुए बोला, ठहरो, तुम्हें अपनी जगह से हरकत करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम मुझे अपना पता बताओ। मैंने कहा, मैं इस वक्त चाइना चौक शादमान कॉलोनी की एक कोठी में हूँ। फिर मैंने कोठी का नंबर दोहराते हुए कहा, यहाँ डीएसपी ट्रैफिक औरंगजेब खान की रिहाइश है, मगर मैं फौरी तौर पर आपके पास नहीं आ सकता। उसकी वजह? वो जल्दी से बोला, क्या वहाँ भी तुम्हारे साथ कोई मसला वसला है? चाइना चौक गुलबर्ग से ज्यादा दूर नहीं, मैं फौरन वहाँ पहुँच सकता हूँ। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, कोई मसला नहीं है पाशा साहब, मैं इस वक्त अपने खैर ख्वाहों के दरमियान हूँ। बात इतनी सी है कि मेजबान की ख्वाहिश पर डिनर के बाद यहाँ से रुखसत हो सकूंगा, लगभग 10 बजे रात। 10 बजने में तो अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं। फरीद पाशा ने कहा, ठीक है, तुम वहाँ जरूर डिनर करो, मगर तुम्हें मेरे साथ भी डिनर करना होगा, ये बात ज़हन में रखना। फिर उसने एक बुलंद आहंग कहका लगाया और बोला, तुम दर हकीकत मेरे मेहमान हो। डीएसपी साहब तो तुम्हें दरमियान से ले उड़े। मेरे पास सुबह ही से तुम्हारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के नाते सिनेमा इंडस्ट्री की ट्रिम्स बड़े फराटे से इस्तेमाल कर रहा था। जिंदा दिलाने लाहौर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। मैंने भी जवाब पर खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, ठीक है पाशा साहब, मैं अपने मेदे में गुंजाइश रखूंगा। शाबाश, उसने हौसला अफजा लहजे में कहा। मैं ठीक 10 बजे तुम्हें लाने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। फरीद पाशा से राब्ता खत्म करने के बाद मैंने मिनास बाकर के नंबर डायल किए। हाल अहवाल के बाद मैंने उसे जहांगीर के बारे में पूछा। सीएफके के डाल से टूटा हुआ ये बात आप तक पहुंच गया मिनास साहब? उसके जवाब ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। नहीं वैदान, ताल जहांगीर की कोई खबर नहीं। इसका एक ही मतलब है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। वो शिकार हो गया। मैं तुम्हारी अंदाज में सोच रहा हूँ, मिनास ने कहा। जहांगीर या तो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा या फिर सीएफके वालों के हत्थे चढ़कर किसी अकूबत खाने में पहुंच गया है। फवाद की पूरी सरार रूपोशी ने कोई ना कोई रंग तो दिखाना ही था।